अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अब हम आज करेंगे जीआई के एमसीक्यूज़। थोड़े से लंबे होने वाले हैं, सो जस्ट इट्स ओके, हो जाएंगे। डोंट वरी, हम जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर इज़ ल्यूकोप्लेकिया के अंदर कौन सा रिस्क फैक्टर होता है? तो इसके अंदर च्यूइंग टोबैको। फिर उसके बाद ये जब आपसे वो कहते हैं ना कि इम्पैक्टेड विजडम टूथ है और एक्साइज लेगियन सिस्ट आपको शो कर रहा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इंटेंस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इन द एजेसेंट स्ट्रोमा, तो ये होती है डेंटिजेरस सिस्ट। फिर उसके बाद आता है कि लाइकन प्लानस का एमसीक्यू उन्होंने दिया हुआ आपको, आपसे पूछ रहे हैं कि लेदरी है, वाइट डिस्क्रीट एरिया ऑफ म्यूकोजल थिकनिंग है बेस ऑफ टंग पर, एपिथेलियल थिकनिंग, हाइपरकेराटोसिस विदाउट अंडरलाइंग एपिथेलियल डिस्प्लेसिया और स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टोबैको यूज़ है। लाइकन होती है जो कि अफेक्ट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड द माउथ को। ओरल लाइकन प्लानस जो होती है वाइट लेसी पैचेस, रेड स्वोलन टिश्यू, ओपन सोर्स के तौर पे अपेयर होती है, कॉज बर्निंग पेन एंड अदर डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू का देखें तो उसमें फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट पेज पे चलें तो उधर सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ आपको कि वाइट पैच है बकल म्यूकोसा पर, ओरल मैग्नेंसी को लीड करता है, तो ल्यूकोप्लेकिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज मोस्ट लाइकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा, जिसने टोबैको च्यू किया विद द फ्लोर ऑफ द माउथ। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एफ्थस अल्सर का एक और नाम शेंकर सोर। और स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर के अंदर वो आपको बता रहे हैं कि पैराटिड ग्लैंड का है, ओरल म्यूकोसा आपको नॉर्मल लग रही है, च्यू नहीं कर पा रहे है वो, और उसका राइट साइड ऑफ फेस लार्ज हो गया। इट इज़ प्रॉली प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। उसके बाद रिगार्डिंग स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर विच इज़ द फॉलोइंग इज कॉमन, तो इसमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कॉमन होता है। उसके बाद विच स्लाइवरी ग्लैंड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट फॉर द ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, तो पैराटिड होता है। उसके बाद है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन्वॉल्व है, एक्सियन आपने की है, प्रीडोमिनेंट फीचर आपको क्या मिलता है, आपको जो सब मैंडिबुलर पेनफुल एनलार्जमेंट मिली है आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। तो बेसिकली ये ना न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रोमा मिलती है जब वहाँ पर कोई स्टोन वगैरह हो। तो ये उसका एमसीक्यू है। मेरे ख्याल में आप लोगों को साथ साथ किताब खोल के अंडरलाइन करते जाना चाहिए। आई वॉज राइटिंग इट समवेयर एल्स एंड नाउ आई थिंक दैट इट्स ज़्यादा वाइज कि आप किताब खोल लो, क्योंकि इन्होंने तरतीब वाइज दिए हुए, ज़्यादा फरोलना नहीं पड़ेगा। सो हम अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि नॉन टेंडर है, डिस्क्रीट मैस है, एक्सरसाइज करना है उसने, लेकिन वो फ़िक्रमंद है कि फेशियल नर्व को ना तबाह कर दे, तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। 70-year-old मेल डेवलप्ड स्वेलिंग इन द लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड, और एफएनएसी भी करा लिया उसने, उसको मिक्सॉइड स्ट्रोमा मिला है, और ग्रुप एपिथेलियल और माया एपिथेलियल दोनों का, तो फिर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है। वेराइटीज ऑफ फिगर्स के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं, तो हम सही पेज पे हैं। यस, वी आर पेज नंबर 5। वेराइटीज ऑफ फिगर्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर अंडरलाइंग मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो इसमें बेसिकली स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जो कि प्रीवियसली नॉर्मली इसोफेगस की होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू नॉन सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल्स में। आफ्टर दैट वो आपसे पूछ रहे हैं कि बेरियम स्पेलो ने बताया है कि डायलेशन है इसोफेगस की विद द लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस इन द लोअर यानी डिस्टल टू थर्ड के अंदर आपने मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बताना है, और सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों को अंदर करने में मतलब है मसला, और रिगर्जिटेशन भी हो रही है, और अनडाइजेस्टेड सॉलिड एंड लिक्विड आते हैं। तो इसोफेजियल रिफ्लक्स इज बैकफ्लो ऑफ द कंटेंट। तो बेरियम डिस्टल इसोफेगस की स्वेलिंग है, तो इससे यही शो होता है कि जो डिस्टल वाला है वहाँ पर कॉन्टेंट्स बैक फ्लो है, रिगर्जिटेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जब वो आपको बता देते हैं ना कि इसोफेगस में ब्लेब्स हैं, पैलर है, ग्लॉसाइटस है, चिलोसिस है, डिस्फीजिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, एक्सेंट्रिक लेयन है, तो ये प्लमर बेंसन सिंड्रोम बन जाता है। प्लमर बेंसन सिंड्रोम का एक और नाम भी था, ये जहन से निकल गया, लेकिन वो अपने यस इट इज़ पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें एग्जैक्टली यही लाइंस जो इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए ना, ये लिखी हुई हैं इधर, ठीक है, लेजन के बारे में भी। इसके अलावा इसकी जो एक और फीचर यहाँ पर मेंशन है दैट इज़ कि इसके अंदर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ होती है, और इसके अलावा इसके अंदर इसोफेजियल वेब्स भी बन जाते हैं। हम जल्दी से अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट के मेल है, अल्कोहलिक है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, वॉमिटिंग हाइपोटेंशन से प्रेजेंट की है, वॉमिटिंग के अंदर नॉन ब्लड मटीरियल है, वर्कअप आपने किया है,
ही डाई सडनली। तो हिस्ट्री एंड फिजिकल फाइंडिंग्स हिस्टोलॉजिकल आपको क्या मिलेगा? द पेशेंट हैज़ इसोफेजियल वेरिसेस ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन था तो उसकी वजह से इसोफेजियल वेरिसेस थे, तो उसके पास डायलेटेड ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगे सब म्यूकोजा के अंदर। ओके, इसमें बेसिकली ये होता है कि 13% पेशेंट्स or more even die with variceal hemorrhage as direct consequence of hemorrhage such as hypovolemic shock या hepatic coma या अदर कॉम्प्लिकेशन। तो वो वाला सीन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट के मेलिग्नेंसी देखनी है, रूल आउट करने के लिए आप क्या देखोगे? आप मेटाप्लेजिया को, मेन प्रिकर्सर होता है मेलिग्नेंसी का, इसोफेजियल कैंसर का, तो आप मेलिग्नेंसी को देखने के लिए मेटाप्लेजिया को देखोगे। 60-year-old अल्कोहलिक है, उसको ग्रे वाइट प्लैक है, इसोफेजियल कार्सिनोमा हम सोच रहे हैं कि हो सकता है, तो क्या होगा? डिस्फेजिया उसका इसोफेजियल कार्सिनोमा का मेन सिम्टम होगा। एडिनो कार्सिनोमा है, इसका सवाल अगर देखें तो इसके अंदर सबस्टर्नल पेन है, इसमें शी हैज़ डिस्फेजिया, एंडोस्कोपी ने कहा है कि नीचे मैस है, लोअर इसोफेजियल मैस है, तो उसको एडिनो कार्सिनोमा इज़ द कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी, इट अराइजेस फ्रॉम द बेरेट इसोफेगस कॉजिंग रिस्पॉन्स कॉजिंग गाइड। 50-year-old मैन है, इसको क्या हो रहा है? फंगेटिंग मैस है अबव द जंक्शन इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन के ऊपर, तो उसको हुए हैं बेरेट इसोफेगस हुआ है। उसके बाद है रिगार्ड एज दे से द लेजन इज प्री मेलिग्नेंट सो इट इज़ मोस्ट लाइकली बेरेट इसोफेगस बिकॉज एडिनोकार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बेरेट इसोफेगस। रिगार्डिंग एक्लेजिया कार्डिया ऑल आर ट्रू, जैसे कि कार्डियोमायोटमी में नॉट टोटली रिलीव द सिम्टम्स एंड इट प्रेजेंट्स इन चिल्ड्रन with dysphagia, and diagnosis is confirmed by esophageal function tests and has absence of ganglion cells in or back plexus. All are true except they are saying कि associated with hyperplasia of the lower. Okay. उसके बाद esophageal carcinoma is the mostly associated as a predisposing factor for adenocarcinoma. हमने बात की ना कि इसके अंदर गोबलेट सेल्स भी होते हैं, तो देयरफॉर मेक सेंस कि एडिनोकार्सिनोमा होगा। ठीक है, उसके बाद रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज टोन ऑफ द लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, पोलिपॉइड ग्रोथ इन द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस इज कॉज्ड बाय गाइड, लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर के जो होता है मसल्स एबनॉर्मली रिलैक्स कर जाते हैं और एसिड को अलाउ करते हैं कि वो ऊपर को फ्लो बैक कर सके। बेरेट इसोफेगस इज़, ये बात कर चुके हैं हम, यंग पेशेंट के अंदर होता है, लोअर 1/3 के अंदर होता है। 44-year-old प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया, वेट लॉस, एंडोस्कोपी पर फंगेटिव अल्सरेटिव लेजन है, तो उसको क्या है? उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस है। हमने भी पीछे एक फंगेटिंग इस तरह का पढ़ा, उसका हमने बेरेट बोला, राइट? ये वाला, इसमें अगेन इसको पढ़ते हैं, देखो अच्छा, बल्कि इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ? डिस्फेजिया फर्स्ट फॉर सॉलिड देन फॉर लिक्विड्स, और ये वाला जो चीज़ है ये इन्होंने बेरेट इसोफेगस के लिए लिखी हुई है, आई गेस। अच्छा, जो बुक में है ना, बुक में फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वो ये लिखते हैं कि पेशेंट सबकॉन्शियसली एडजस्ट टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑब्स्ट्रक्शन बाय ऑल्टरिंग देयर डाइट फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड्स। ठीक है, और जबकि अगर हम बेरेट इसोफेगस के अंदर देखें तो उसमें वो बताते हैं कि कहाँ लिखा होता है डिस्फेजिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्फेजिया, प्री इन्वेसिव चेंज, प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स, इंक्रीज डेज, नहीं ये तो रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, बहरहाल मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, पर ये एक पॉइंट है, इसे आप कंफर्म करें और बल्कि नीचे मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम देखें तो पॉलीहाइड्रोएमनियाज़म फुल टर्म बेबी है, सिंगल लोकल आर्टरी है, इन्फेंट वॉमिट करता है ऑल द फीड एंड डेवलप अ फीवर एंड विद डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, दोनों लंग सारे सब कुछ नॉर्मल साइज़ का है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट है और कोई स्टमक बबल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उसको इसोफेजियल एट्रीजिया, उसका इसोफेगस में कोई एट्रीजिया बना हुआ है, तो मतलब नैरोइंग हुई हुई है, जिसकी वजह से फिस्टूला हो सकता है जैसे। ठीक है, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी फीचर्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है फिस्टूला बना हुआ है, तो जो वो फीड ले रहा है वो उसके ट्रेकिया में जाती जा रही है और इस वजह से ये मसला हो रहा है। अच्छा जी, आगे हम देखें तो उसके अंदर क्या है कि एंट्री रेट्रोवायरल वो ले रहा है, ठीक है, और उसको HIV है,
उसको क्या हुआ है, पेन हुई है, स्वेलिंग, पर कोई हेमेटोमेसिस नहीं है, नोजिया नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, फाइंडिंग कोई भी नहीं है, CD4 पॉजिटिव है। और अब उसका जो है लिम्फोसाइट काउंट कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस दिस फाइंडिंग्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स का जो होता है HSV वाला इसोफेजाइटिस, वो HIV वाले पेशेंट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉमन होता है। सेकेंडली क्या होता है कि उसके अंदर CD काउंट लो होता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि 16 ईयर ओल्ड बॉय है, रिसीव करे कीमोथेरेपी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के लिए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि शैलो आंसर्स आर राउंड एंड शार्पली डिमार्केटेड एंड हैव एडेड मेटल्स। इन्होंने क्या लिखा होता है, मतलब अजीब। हम दोबारा से सुकून से हौसले से पढ़ते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है इन्होंने कुछ लफ्ज़ ना गलत लिखे हुए हैं। आंसर्स, मैटर्स, एडेड, मतलब फ़िक्र ही नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर। बहरहाल हर्पीस सिम्प्लेक्स एसोफेजाइटिस है। हर्पीस सिम्प्लेक्स एसोफेजाइटिस के उन्होंने 2 MCQ दे दिए हैं, तो खोल के आप ज़रा से देख लें, अफाका हो जाएगा। अच्छा, 40 ईयर ओल्ड, इसकी अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो 5 टाउट अल्सर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि रप्चर हो गया है हर्पेटिक वेजिकल का, और बाकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर हर्पीस वायरस और कैंडिडा आ जाता है फ़ौरन से। अच्छा, फिर उन्होंने मिडल थर्ड ऑफ द इसोफेगस वेलवेटी अपीयरेंस है, तो बेरेट इसोफेगस के अंदर होती है। हो गया पेज ख़त्म। बेरेट इसोफेगस का वो क्या कह रहे हैं कि रिकग्नाइज्ड बाय टंग्स या पैचेस ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। फीमेल है, मिस एना है, 51 ईयर ओल्ड है, और फूड डिस्फेजिया है अफेक्टिंग बोथ फूड एंड लिक्विड फ्रॉम स्टार्ट अलॉन्ग विद। अच्छा ठीक है, दोनों की तरफ डिस्फेजिया है उसका फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसका सिम्टम है हार्ट पर। ठीक है, तो ये एक लेजिया है। नेक्स्ट में वो आपको वही बता रहे हैं, देखो इसोफेजियल वेब एंड डिस्फेजिया है तो क्या होगा, पैलर है, प्लेमर वेंसन सिंड्रोम। स्टमक में आ गए हैं हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर एओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस टिपिकली फीमेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, एओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस टिपिकली बच्चों को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और गैस्ट्राइटिस है, लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस, जो कि टिपिकली वुमेन को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। H. pylori causes peptic ulcer by not invading but secreting proteases। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये प्रोटीएजेस को सिक्रीट करता है और बस ब्ला ब्ला ब्ला। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज H. pylori। स्टमक सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं स्टमक के कैंसर में। Chronic gastritis is defined as chronic inflammation leading to mucosal atrophy and intestinal metaplasia। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन देखनी है। सिग्नल रिंग मैलिग्नेंट सेल्स आर फाउंड इन डिफ्यूज्ड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ये ना आपको पता है क्या करना चाहिए, सिग्नेट रिंग कहाँ कहाँ होता है। एक तो ये उन्होंने यहाँ बता दिया ना कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर होता है। इट्स ऑल राइट, आप बाकी वाला भी एक लिस्ट बना लें तो आई गेस दैट वुड बी हेल्पफुल। जिस तरह समूहा बॉडीज़ कहाँ कहाँ होती हैं इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मुझे लगा उन्होंने लिस्ट दी होगी, चलो जी उल्टा हो गया भाई, आप लोगों को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कॉमनली कॉजेज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ओके, उसके बाद है कि 57 ईयर ओल्ड वुमेन विद एनीमिया, B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का मसला है, तो उसको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है। वाइटमिन बाकी सारे नॉर्मल लिमिट्स में। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कैन बी डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग टेस्ट सिवाय कोलोनोस्कोपी पे, नज़र थोड़ी आएगा। सिवियर ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस इज एसोसिएटेड विद, ऑटो इम्यून जब गैस्ट्राइटिस होता है तो वहाँ पर लो गैस्ट्रिक एसिड लेवल ए क्लोराइड क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड के लेवल कम होते हैं। अच्छा, पाइलोराई क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, NSAIDs विद RA वाला सिनेरियो एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इधर अगर हम आएँ तो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि सुपर क्लेविकुलर लिम्फ नोड यानी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, हीटेड अप मार्जिन्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ हीप्ड अप मार्जिन मैलिग्नेंट अल्सर। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन पेप्टिक अल्सर इसकी वेरी रेयर होती है। गैस्ट्रिक अल्सर आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन साइड जो होती है इसकी वो लेसर कर्वेचर होती है। मेजर साइड पेप्टिक अल्सर की डिडनम होती है, और अगर गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर करें तो फिर लेसर कर्वेचर आ जाती है। अच्छा, फॉर कंफर्मेशन आप कहाँ से लोगे,
पेप्टिक अल्सर की, यार ये क्या कह रहे हैं। एक बंदा आपके पास आया है, उसे पेन है, प्रोविंशियल डाइक प्रो प्रो क्या कहते थे उसको, इन्होंने कितने गंदे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, मुझे लफ्ज़ ही भूल गया। प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर वाज मेड, ठीक है, तो एंडोस्कोपी से गैस्ट्रिक एंट्रम की नहीं लेंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि ना भाई देखो 90% होते हैं डुडेनम के अंदर, ठीक है, स्टमक स्टमक नहीं करते रहना। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ 90% हो रही है डुडेनम के अंदर, तो अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ कि गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो आप रहो ना, फिर मतलब डुडेनम के अंदर रहो। अगर वो गैस्ट्रिक बोलें तो फिर आप ले लो उधर से, गैस्ट्रिक से ले लो। तो गैस्ट्रिक एंटर में पता नहीं क्या चीज़ कॉमन होती थी, ये मुझे भूल गया है, शायद यही होता था, लेकिन इसकी मैंने आपको लॉजिक बता दी है कि इसमें हम क्यों डुओडेनम से ले रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपने इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, इस बंदे को एंटी एसिड ये ले रहा है, उसका मतलब सही हो जाता है, अदरवाइज़ उसको पेन हो रही है दिल के दर्द जैसी। डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो होता है ना, वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के साथ टाइप ऑफ कार्सिनोमा होता है, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया वगैरह के साथ बंदा प्रेजेंट करता है, ठीक है, कैंथोसिस माइग्रेन वगैरह भी हो सकता है। तो वेट लॉस है तो उसको क्या है, वेट लॉस है, एनीमिया है, डिस्कम्फर्ट है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी है। तो हम कह देंगे कि उसको हो गया है डिफ्यूज़ सी ए, हमने कहाँ से करके आए, ये हमने कर लिया एमसीक्यू, डिफ्यूज़ सी ए ऑफ गैस्ट्रिक। हाय अल्लाह, इतना लंबा सिनेरियो है। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 35 नहीं 38 ईयर ओल्ड है, डायरिया, वॉमिटिंग, एंडोस्कोपी, इसोफेजियल म्यूकोसल नॉर्मल, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है, प्लाज्मा सेल ज़्यादा है, एडीमा है, म्यूकोसल हेमरेज है, हेलिकोबैक्टर, एच पायलोराई तो आपको मिला नहीं है। तो फार्माकोलॉजिकल एजेंट कौन सा ये काम कर रहा है, तो दैट इज़ एस्पिरिन। वाओ, वी हैव रीच्ड इंटेस्टाइन्स। तो सेलिक डिजीज़ क्या होती है, इसको हम कहते हैं सेलिक स्प्रू, ठीक है, या हम इसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी भी कह देते होते हैं। प्राइमरी कल्प्रेट बैवल डिजीज़ के अंदर मुझे लगता है बी है। जो द फॉलोइंग इज मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एंटीबायोटिक का यूज़ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस, इसके अंदर अल्सर, यार देखो अब इतने देखना आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है, मैंने बार बार नहीं बताना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों है और वो क्रॉन क्यों नहीं है। एक बार जाओ ज्ञान पकड़ लो, कोई पास पेपर पकड़ लो अच्छे, जहाँ से टेबल अच्छा बनाओ, या किताब पकड़ लो रॉबिन बिग वाली, वहाँ से टेबल पढ़ लो, ठीक है, और फिर एमसीक्यू सारे गुजार लो, अपनी प्रैक्टिस के लिए करो। अब ये देखो, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्योंकि, देखो ना मुझे स्कैन करना पड़ेगा इसको, उसको हो रहा है इंटरमिटेंट डायरिया और लेफ़्ट साइडेड ईलिक फोसा की टेंडरनेस मेन चीज़ है, ठीक है, मैं नोट कर लूँ। आगे नहीं बताऊँगी, बहुत वक्त लगेगा ऐसे तो मेरा। अच्छा, यहाँ पर क्या मसला हुआ है, एंडोस्कोपी ऑफ यंग मेल है, फीवर है, एडीमा है, स्किपलेयंस है। अच्छा, स्किपलेयन जब उसको है ना तो वहाँ पर फिस्टूला भी होता है। एक अच्छा सा निमोनिक लिखा हुआ है ज्ञान ने कि किस में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं दोनों में, ठीक है, तो वो आपने याद कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि फिस्टूला किस में बनते हैं, स्किपलेयन आपको पता है किस में बनते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को स्कैन करो, डार्क रेड टू ब्राउन एडिमेटस अपेयरेंस है, ओके, ये फेब भी है, लेजन एब्रप्ट है ऑन द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एजेस, ओ ये स्कीमिक का है। फिर आता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, मल्टीपल पूल लिप्स, प्योर चगर, हेमाटोमा भी आ गया, डार्क पिगमेंटेशन भी आ गई म्यूकोजा और लिप्स की, लार्ज फंगेटिंग मैस प्रोट्रूडिंग इनटू द रेक्टल ल्यूमेन, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, पेशेंट की एज कुछ भी नहीं बताया, मतलब मस्त। अच्छा जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस को इसका कह रहे हैं फंगेटिंग मैस,
रेक्टम भाई, रेक्टम। अच्छा, यहाँ पर इस सवाल में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एब्सेस भी है, ग्रेनुलोमा भी है, क्रिप्ट्स भी हैं, क्रिप्ट एब्सेस ही है। अच्छा, शार्पली डिमार्केटेड है। सो डीप अल्सरेशंस के प्लेन से प्लेन बोला हुआ है। देखो ना, पढ़ पढ़ के ढूंढना पड़ेगा अब भाई, जो भी है इसका क्रॉन डिजीज़ बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें मैकल डायवर्टिकुलम क्यों बन रहा है, क्योंकि बच्चा है और उसको हेटरोट्रोफिक रेस्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा दैट इज प्रोड्यूसिंग इनफ एसिड टू कॉज अल्सरेशन इन द एडजेसेंट पार्ट। मैकल डायवर्टिकुलम कंजेनिटल नॉर्मली होती है जिसमें ऑब्लट्रेशन नहीं होती इसकी, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको पता है, ठीक है। तो ये जीआई ब्लीडिंग या बावेल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर अगर देखें तो इसमें इन्हें चाहिए ना अंडरलाइन कर दें एमसीक्यू में, किताब जब बना रहे हैं, कि किससे देख के पिक किया है। अल्सरेटिव मतलब ये वही बहुत रेपिटेटिव सवाल आता है ना, इसलिए अब मुझे उलझन होने लग गई इन सवालों से। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मैं नहीं सारा सिनेरियो पढ़ूंगी, नो। लेफ्ट साइडेड पेन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी और मैं आंसर पढ़ूंगी। आईबीडी फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड वो वाले, ठीक है, हौसला करो। आईबीडी डिजीजेज आर एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून, ठीक है। द ग्रैनुलोमास ऑफ क्रॉन डिजीज क्यों डिफरेंट होते हैं फ्रॉम टीबी केजिएटिंग। Granulomas are formed by infections such as TB. Non-caseating granulomas are formed by inflammatory diseases जैसे sarcoidosis, Crohn, vasculitis एंड फॉरेन बॉडी। और ये विपल डिजीज़ है। विपल डिजीज़ आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर डायरिया हो रहा है। इसके अंदर ना बेसिकली ट्राइड होता है। ट्राइड किन किन चीज़ों का होता है? डायरिया होता है इसके अंदर, और एक और चीज़ मैंने भी तो पढ़ा था यार, मैं अब खोल के बताऊँगी, रुक जाओ। एक तो था इसके अंदर डायरिया होता है, और दूसरी चीज़ भी इस सवाल में मेंशन है। तीसरी चीज़ जो थी ना स्ट्राइड की, वो इस सवाल में मेंशन नहीं है। तो भाई ट्रायड जो होता है ना, डायरिया, वेट लॉस और आर्थरेल्जिया का ट्रायड होता है, ठीक है। और इसके अलावा उसको ना मेल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, आर्थरेल्जिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं। क्लासिक लेजेंड जो होता है क्रॉन डिजीज़ का, मैं क्यों बताऊँ, डीप अल्सर, मार्केट लिम्फोइड रिएक्शन, फाइब्रोसिस, सेरोसाइटिस, ग्रैनुलोमा का मैस और फिस्टूला आर द कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉन डिजीज़। फिर उसके बाद डिफेक्टिव इनोवेशन होती है मेगाकोलॉन गैंग्लियोनिक के अंदर। हॉलमार्क ऑफ सीलिक डिजीज़ है कि टी सेल मीडिएटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद ऑटोइम्यून कंपोनेंट्स। कोलोनिक पोलिप्स एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के अंदर 73 ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि एनीमिया के साथ, हेमेटोमेसिस, हेमोप्टिसिस, ब्लीडिंग के साथ आया, तो ये एडिनोकार्सिनोमा कोलोरेक्टल, ठीक है। टेस्टिंग सोल्यूशन इज पुट ऑन द कार्ड्स एंड। अच्छा, ये उन्होंने ना एक और अजीब सा नाम लिखा हुआ है, जो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है, तो उसको आपको बता रहे हैं कि वो ना स्टूल सैंपल का कलर चेंज कर देता है अगर उसके अंदर ब्लड हो। वाओ। ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एक्सेप्ट। उन्होंने कहा हुआ है कि सारी ट्रू हैं एक्सेप्ट साइज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, sessile growth and villus histology are risk factor for the progression of the एडिनोकार्सिनोमा। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं बहुत आई एम नॉट दैट फ्रेश टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स MCQs. Anybody who is listening, kindly explain 76 MCQ below. Thank you so much. Which of the following is most likely precursor? अच्छा कर देती हूँ यार, ऐसे नहीं करते। Which of the all of the given statements are true about the colorectal carcinoma except, देखो, हाई फाइबर डाइट इसके प्रिवेंशन में हेल्प करती है, हाँ। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। मोर देन, यार इसका सी ऑप्शन बनता है, मुझे लगता है इसका सी ऑप्शन बनता है। कोलोरेक्टल कब से स्क्वेमस हो गए, देख करा लो इनसे बात जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली प्रिकर्सर लेजन फॉर एडिनोकार्सिनोमा, भाई पर्स जैगर पोलिप, पढ़नी डिटेल नहीं। अच्छा, पेडंकलेटेड वाला जो होता है ना, पेडंकलेटेड पी से है तो इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोसिस पी से है, पेडंकलेटेड पी से है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अक्सर, ये देखो सी कितने ख़राब पे ख़राब MCQ लगाए हुए हैं, अक्सर जो होते हैं वो होते हैं एडिनो कार्सिनोमा होते हैं, है ना, एडिनो होते हैं ना। ये भी इन्होंने, ओए हुए कहाँ पर जो स्क्रीन जा रही है, ये देखो ना, यहाँ पर इन्होंने नहीं,
हाँ हाँ एडिनो होते हैं। देखो 76 के सी में वो कह रहे हैं कि मोर देन 99% आर वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कोलोरेक्टल वाले। तो नहीं, कोलोरेक्टल वाले स्क्वेमस नहीं होते, कोलोरेक्टल वाले एडिनो होते हैं। ठीक है, यही बात हो रही है ना यहाँ पर। अच्छा ये जो है ना, ये आपने खोलना है अपना TNM वाली ग्रेडिंग। तो ये आपका T2 मैं बता देती हूँ, रुक जाओ, हौसला करो हौसला। ये इसकी ना ग्रेडिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक बार ग्रेडिंग बता देती हूँ, क्योंकि वो UQ नहीं आई हुई तो मैंने तो ऑनेस्टली नहीं की हुई थी, मैंने अभी खोली है। देखो आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले M0 का मतलब है मेट्स है ही नहीं, और M1 का मतलब है मेट्स हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई मेट्स नहीं है, M0 है, यानी डी ऑप्शन तो है ही नहीं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके 2 पेरिकोलिक नोड्स इन्वॉल्व हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर NX है तो इसका मतलब है कोई नोड एक्सेस ही नहीं हुआ, ठीक है, असेस ही नहीं किया गया, सॉरी असेस नहीं हुआ, मतलब नहीं, कैन नॉट बी असेस्ड। और N0 का मतलब है नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर तो है। N1 का मतलब है कि मेटास्टेसिस है 1 से लेके 3 नोड्स तक, और N2 का मतलब है कि 4 या उससे ज़्यादा, ठीक है। बस मोटा मोटा मैंने बता दिया, 3 तक है तो N1 है। हम बात करें GI के कैंसर की, जिसमें हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की बात करें, ठीक है। तो अब ये तो है N1, तो N1 वाले 2 बच गए आपके पास, ठीक है। मेट्स, ओहो यार ये हो गया ये तो आगे बताऊंगी, लेकिन मैं TQ2 है, ठीक है। तो आपका N जो है ना वो 1 हो गया। T ना आपने देखना, T1 होता है अगर सब म्यूकोजा इन्वेड हो गई है, T2 होता है अगर इनटू मस्कुलरिस प्रॉपर्टिया, एंड T3 इज़ थ्रू मस्कुलरिस प्रॉपर्टिया, एंड T4 इज़ जहाँ मर्जी जाए, ठीक है। ये आपने इनटू और थ्रू वाला मसला याद रखना है, ठीक है। ओ माशाल्लाह, इन्होंने भी कोई अच्छा काम किया, नाइस, वाह यार। अगला MCQ जो है ना, उसमें विच सेट ऑफ फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कोरिलेट विद द रिस्क ऑफ डेवलपिंग, ये इसका पोलियो का साइज एस्ट्रोलॉजी यही है। अपेंडिक्स, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर इज अपेंडिक्स। 6-year-old बॉय आया है, उसको क्या है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट द मस्कुलरिस प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिक्स। ओ माय गॉड, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा MCQs होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर कोई गलती मैंने की हो तो आप उसको नीचे मेंशन कर दें, ताकि बाकी लोग भी उसी को फॉलो ना करें, ठीक है, करेक्शन कर दिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। गुड नाइट।